नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको ऐसा दर्दनाक वाक़या बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप तौबा करने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे 12 साल की हाफ़िज़ कुरान बच्ची माँ बन गई। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। उस बच्ची के साथ इतना गलत और घटिया काम आखिर किसने किया और उन बच्चों का बाप कौन था, ये जानकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, ये सच्चा वाक़या सुनाने से पहले आप लोगों से दिली गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें और छोटे बच्चों के माँ बाप तो इस कहानी को ज़रूर सुनें और हमारी बातों पर गौर भी करें, क्योंकि हमारे माशरे में ऐसी बातों को सामने आने नहीं दिया जाता। लोग कहने लगते हैं ये तो हमारी इज्जत का सवाल है, हम ये बात कभी बाहर जाने ही नहीं देंगे। अगर लोगों को ये बात पता चल गई तो लोग हमारे बारे में हमारे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के सखर शहर की एक खातून डॉक्टर बताती हैं कि ये वाक़या मेरे अस्पताल में पेश आया है और उसने इस बच्ची की डिलीवरी अपने हाथों से की है। दोस्तों, डॉक्टर साहिबा बताती हैं कि ये जुमे का दिन था जब एक औरत अपनी 12 साल की हाफ़िज़ कुरान बच्ची को लेकर मेरे क्लिनिक में दाखिल होती है। जैसे ही मेरी नज़र उस मासूम सी बच्ची पर पड़ी, मैं तो देखकर हैरान रह गई कि बच्ची का पेट बहुत बड़ा हुआ था। मैंने बच्ची को देखा तो मुझे ऐसा लगा शायद इसे कोई बीमारी है या पेट में कोई इन्फेक्शन वगैरह है, जिसकी वजह से पेट में पानी जमा हो गया है। मगर दोस्तों, जब मैंने बच्ची की माँ की तरफ देखा तो वो बेचारी रो रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है बीबी, आप रो क्यों रही हैं? मेरी बात सुनकर उस औरत ने मेरे सामने झोली फैला दी। मैं उसकी ये हरकत समझ नहीं पाई तो उस औरत ने अपनी चादर अपने सर से उतार कर मेरे कदमों में रख दी और कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, खुदा के लिए हमारी इज्जत बचा लें। अगर आपने ऐसा ना किया तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे, लोग हम पर थू थू करेंगे। दोस्तों, मैंने लड़की की माँ की तरफ देखा तो मैं सारा मामला समझ गई कि दरअसल 12 साल की हाफ़िज़ कुरान बच्ची पेट से थी और अब उसकी माँ मुझे कह रही थी कि ये बात किसी को मालूम ना हो कि उसकी बच्ची माँ बनने वाली थी। मैंने मासूम बच्ची की तरफ देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने उससे कहा, मैं इस लड़की का अल्ट्रासाउंड करती हूँ। तो उसकी माँ बोली, डॉक्टर साहिबा, अल्ट्रासाउंड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेरी बच्ची का पेट नज़र नहीं आ रहा क्या? आप तो डॉक्टर हैं, आप तो अच्छे तरीके से जानती हैं कि जब बच्चियों के पेट बड़े होते हैं तो क्या मसला होता है। तो मैं उसे कहने लगी, बीबी, मैं बहुत बेहतर जानती हूँ, डॉक्टर मैं हूँ या तुम हो, लेकिन फिर भी मुझे देखना पड़ेगा कि बच्ची की सेहत कैसी है और ये आखिर पेट से कैसे हो गई। इसके साथ ये जुल्म ज़्यादती किसने किया है? जब मैंने बच्ची की माँ की तरफ देखकर ये बातें की तो बच्ची की माँ बोली, नहीं बहन, ये बात मैं नहीं जानती कि आखिर मेरी बेटी के साथ ये घिनौना काम किसने किया है। आप खुद ही इससे पूछ लें, इसने तो हमारा मुंह काला करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, उस औरत ने नफरत से अपनी बेटी की तरफ देखा और फिर मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, अगर ये बात इसके बाप को पता चल गई वो तो हम दोनों को मार डालेगा। जो बड़ा जालिम आदमी है, उसकी गैरत कभी गवारा नहीं करेगी कि उसकी 12 साल की हाफ़िज़ कुरान बेटी किसी के बच्चे की माँ बनने वाली है। मैंने पूछा, क्या आपके शौहर ने अपनी बेटी के बड़े हुए पेट पर नहीं देखा? तो औरत कहने लगी, उन्होंने पूछा तो ज़रूर था, लेकिन मैंने उन्हें ये बताया कि बच्ची के पेट में पानी भर गया है या इसके पेट में कोई बीमारी हो गई है। वैसे भी हमारी बच्ची बड़ी नेक हाफ़िज़ कुरान है, ये तो मोहल्ले में कुरान पढ़ने जाती है, ये सारे बच्चों से आगे है। इस वजह से कोई भी मेरी बेटी पर
इस तरह का गंदा इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। वैसे भी अभी इसकी उम्र ही क्या है, ये तो इसका बचपन ही है। 12 साल भी कोई उम्र होती है क्या? मैं इसकी माँ हूँ और इसकी तरफदारी कर रही हूँ, लेकिन दरअसल बात यही है कि मेरे बच्चे नेक माहौल में पले बड़े हैं। आप मोहल्ले में किसी से भी ये बात पूछ सकते हैं, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मेरी बच्ची के साथ आखिर ये मामला कैसे पेश आया। अब मैं क्या करूं? डॉक्टर साहिबा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दोस्तों, ये बातें बोलकर उस औरत ने सर झुका लिया तो मुझे भी थोड़ा शक होने लगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना किसी आदमी के कोई बच्ची प्रेग्नेंट हो जाए। किसी ने तो कोई जुल्म किया होगा या इसकी माँ ने बड़ी लापरवाही बरती होगी, तभी तो इस बच्ची का ये हाल है। मैंने अपने दिल में सोचा और मैंने गौर किया कि उस बच्ची की माँ मुझसे नजरें चुरा रही थी। ऐसा लगता था कि उस बच्ची की माँ मुझे पूरा वाकया नहीं बता रही थी। मैंने उससे कहा, बीबी, आपकी बच्ची को सोनोग्राफी करवानी पड़ेगी, तभी पता चलेगा आपकी बच्ची का कौन सा महीना चल रहा है और इसका कैसे इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, वो औरत सोनोग्राफी करवाने पर राजी नहीं हो रही थी। जब मैंने उसे बहुत समझाया कि बीबी, ये बच्ची की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर ये ना करवाई तो आपकी बेटी मर भी सकती है, तब वो औरत सोनोग्राफी करवाने पर राजी हो गई। मैं उसकी बच्ची को सोनोग्राफी वाले कमरे में ले गई तो वो औरत कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, मैं भी साथ चलूंगी। मैंने कहा, बीबी, आप वहाँ नहीं जा सकती। लेकिन वो औरत बड़ी बेज़िद थी। वो कहने लगी, मैं अकेली अपनी बेटी को आपके साथ नहीं भेज सकती। दोस्तों, मैंने गौर किया था कि वो औरत मुझसे कुछ छुपा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी मुझसे अकेले में कोई बात करे। मुझे थोड़ा अजीब भी लगा, लेकिन अक्सर प्राइवेट क्लिनिक में लोग ऐसे ही करते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे भरे होते हैं और वो डॉक्टरों को डॉक्टर ही नहीं समझते, अपनी मनमानी करते हैं। जबकि सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर कह दे वो हर बात को मानना पड़ता है। वो औरत भी अपनी बेटी के साथ सोनोग्राफी के कमरे में आना चाहती थी। आखिर मैंने उसे इजाज़त दे ही दी और वो कमरे में आ गई। जब मैंने सोनोग्राफी शुरू की और स्क्रीन पर देखने लगी तो औरत मुझसे पूछने लगी, जी, क्या कोई उम्मीद है? मेरा मतलब है, कोई मसला तो नहीं है? ये छोटी सी बच्ची है, इस बेचारी ने तो कोई जुर्म भी नहीं किया, पता नहीं इसके साथ ये आखिर किसने किया। दोस्तों, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो औरत बड़ी परेशान थी और वो अपनी बेटी के बारे में बहुत ज़्यादा हसास हो रही थी। आखिरकार सोनोग्राफी की रिपोर्ट आ ही गई। मैं जान तो चुकी थी कि असल में क्या सूरत हाल है, लेकिन मैं उस औरत के सामने अभी सब कुछ ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी। मैंने सोचा, कोई भी माँ अपनी 12 साला हाफ़िज़ कुरान बेटी को इस हालत में देखना नहीं चाहेगी, और सच सुनकर शायद वो बच्ची पर गुस्सा न हो जाए। मैंने उसे बड़े प्यार से समझाया और कहने लगी, बीबी, आपकी बेटी बड़े नाजुक हालात से गुजर रही है, आपको इस वक्त इसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। मैंने मज़ीद कहा, बच्ची की सेहत और ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि आप इसका बहुत ध्यान रखें। जब मैंने उसे बताया कि उसकी बेटी हामला है और लगभग तकरीबन 7 महीने का हमल ठहर चुका है, तो औरत मेरी बातें सुनकर अपना माथा पीटने लगी और कहने लगी, मैं तो ये सोच कर आई थी कि बच्ची का हमल ज़ाया करवा देंगे, लेकिन ये तो नई मुसीबत खड़ी हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? तो मैंने उसे समझाया, बीबी, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। आपकी बेटी बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रही है, आप इसका ख्याल रखें। लेकिन वो औरत परेशान होते हुए बोली, अगर मैं अपनी बेटी को घर लेकर जाती हूँ तो लोग हमें जिंदा दफन कर देंगे। आप खुद सोचें कि बगैर शादी के ये छोटी सी बच्ची आखिर माँ कैसे बन गई। हमारे मोहल्ले वाले तो इतने मजहबी हैं
कि वो हमारे घर को आग लगा देंगे। दोस्तों, जब मैंने औरत को इस परेशानी की हालत में देखा तो मैं उससे कहने लगी, बीवी मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कर सकती, लेकिन आपके लिए एक पेशकश है। अगर तुम चाहो तो बच्ची को मेरे क्लिनिक पर ही छोड़ दो। जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए तब तक ये यहीं रहेगी। उस औरत ने फौरन हामी भर ली और कहने लगी, मैं घर जाकर अपने शौहर से कह दूंगी कि बच्ची अपनी खाला के घर है। दोस्तों, इस तरह से वो औरत अपनी बच्ची को मेरे क्लिनिक पर छोड़कर चली गई और कहने लगी, बीच बीच में मैं मिलने आती रहा करूंगी। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद जब बच्ची की माँ दोबारा आई तो वो खाने पीने का सामान भी लेकर आई थी। वो अक्सर बच्ची से मिलने आती रहती थी और बच्ची भी बेचारी छोटी सी ही थी। वो अपनी माँ को याद करके रोती रहती थी। आखिर उस बच्ची का केस मामूली तो नहीं था, क्योंकि वो छोटी बच्ची थी। उसे खुद भी नहीं मालूम था कि माँ बनना किसे कहते हैं और औरत को किन हालात से गुजरना पड़ता है। मैंने उससे कहा, बीबी परेशानी की ज़रूरत नहीं है, इस बच्ची का केस मेरे हाथ में है, मैं इसे ठीक करके ही रहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि कोई मसला पैदा नहीं होगा। दोस्तों, आखिर खैर खैर करके वो दिन भी आ गया जिस दिन बच्ची की डिलीवरी होनी थी। बच्ची ने डिलीवरी दी और 2 खूबसूरत बच्चों को जन्म दिया। बच्चे बड़े गोल मटोल थे, बच्चे जुड़वा थे। मैंने आज तक इतने खूबसूरत बच्चे नहीं देखे थे, लेकिन बच्चे पैदा करने के बाद बच्ची की सेहत बहुत ख़राब हो रही थी। मैं उसे अस्पताल से सीधा अपने घर ले गई। वो अब लड़की नहीं बल्कि औरत मालूम होती थी। मुझे उस बेचारी की हालत पर दुख भी होता था। मैंने राज राज से दोबारा पूछने की कोशिश की कि बेटी तुम्हारे साथ ये मामला किसने किया है, लेकिन बच्चे तो उसी के थे। लेकिन वो कहने लगी, आंटी मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ ये किसने किया है, लेकिन ये बात तो सच थी, बच्चे उसी के थे। मैंने सख्ती से मना कर दिया कि बेटा घर में ये बात किसी को ना बताना। बच्ची की माँ को भी मैंने सारी हकीकत बता दी और कहने लगी कि जो 2 बच्चे पैदा हुए हैं वो ऐसे करें, किसी बेऔलाद जोड़े को दे दें। इस तरह से आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत भी नहीं है। दोस्तों, बच्ची की माँ तो अपनी तरफ से बेफिक्र हो गई और उसने मुझे कुछ पैसे भी दिए और कहने लगी, डॉक्टर साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे मुश्किल केस में हमारा साथ दिया है, वरना इस तरह के केस को कोई डॉक्टर नहीं पकड़ता। दोस्तों, वो बच्ची को लेकर अपनी खाला के घर छोड़ आई और कहने लगी, मैंने अपने शौहर से कहा था कि मैं बच्ची को खाला के घर छोड़ आई हूँ। वो भी मुतमिन हो गया था, क्योंकि वो भी बच्चों की ज़्यादा कोई खबर नहीं रखता था। लेकिन अगर उसे पता चल जाता वो तो हमें जिंदा ही जला देता। दोस्तों, वो औरत अपनी बच्ची को लेकर घर चली गई और मैं भी मुतमिन हो गई। मेरी भी फिक्र ख़त्म हो गई थी। लेकिन मुझे रह रह कर उस छोटी बच्ची के बारे में दोबारा से याद आ रहा था कि उसने किस तरह से और कितनी मुश्किल से ये डिलीवरी की थी और 2 खूबसूरत बच्चों को जन्म दिया था। वो बेचारी मुझे कुछ बताना तो चाहती थी, लेकिन कुछ बता नहीं पा रही थी। शायद वो किसी से डरी हुई थी। दोस्तों, इसी तरह काफ़ी अरसा गुजर गया। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि उस बच्ची को दोबारा मेरे क्लिनिक में आना पड़ेगा और मुझे दोबारा उस बच्ची को देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी मुसीबत थी जो उन लोगों पर आई थी। मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि माँ अब अपनी बेटी का खास ख्याल रखेगी, उसे बाहर कभी नहीं जाने देगी और उसकी हरकतों पर भी नज़र रखेगी। लेकिन दोस्तों, जो मैंने सोचा था ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तकरीबन कोई 7-8 महीने गुजरे होंगे कि वही बच्ची अपनी माँ के साथ दोबारा से मेरे क्लिनिक में दाखिल हुई। बच्ची ने बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ रखा था। बच्ची का कद भी बढ़ गया था। लेकिन अब इसकी ज़िंदगी में कोई और मसला है, मैं तो यही बातें सोच रही थी। लेकिन जब उसकी माँ ने मुझे ये बात बताई तो मैं तो सर पकड़ कर बैठ गई। मैंने पूछा, बीबी कैसे आना हुआ? तो वो कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, मेरी बच्ची को दोबारा से वही कुछ हो रहा है। मैंने पूछा, क्या हो रहा है?
दोस्तों लड़की की माँ दाढ़े मार मार कर रोने लगी। उसके आंसू देखकर मैं समझ गई थी कि मामला फिर से गड़बड़ है और उस लड़की के साथ दोबारा किसी ने यह गंदा और गलीज काम कर दिया है। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक छोटी सी बच्ची इतनी कम उम्र में इस तरह के वाकया से कैसे गुजर रही है। आखिर वो कौन जालिम है जो इस बच्ची के साथ इतना दरिंदों जैसा सलूक कर रहा है। मैंने उसकी माँ से कहा, बीबी मैंने तुम्हें कहा था कि अपनी बेटी का ध्यान रखना, आखिर ये सब कैसे हो गया? और तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हारी बेटी के इर्द गिर्द कोई भी नहीं आएगा जो इस तरह की गंदी हरकत कर सके। आखिर ये सब क्या है? दोस्तों लड़की की माँ रोते हुए बोली, डॉक्टर साहिबा मुझे तो खुद भी इस बारे में नहीं पता, खुद देख लें, मेरी तो अभी तक टांगें कांप रही हैं, मेरे ऊपर तो क़यामत का मंजर बरपा है। तो मैंने इसे समझाया, बीबी थोड़ा हौसला तो कर, मुझे टेस्ट करके पता तो लगाने दे कि जो हम सोच रहे हैं क्या वाकई वो सच है या गलत है। जब मैं बच्ची को अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में लेकर गई तो अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन पर नज़र पड़ते ही मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि दोबारा वही कुछ नज़र आ रहा था और लड़की की माँ बिल्कुल सच कह रही थी और कहने लगी, डॉक्टर साहिबा ऐसा मत कहें, ये झूठ है, मेरी बच्ची सच्ची है, मैं कुरान पर हाथ रखकर कसम खाने को तैयार हूँ, ये बातें बिल्कुल सही हैं। मैं अपनी बेटी के बारे में ये सब नहीं जानती और मुझे नहीं मालूम आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो मैंने उसे कहा, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी मामला इतना बिगड़ा नहीं है, इस मामले को दवाइयों के साथ ठीक किया जा सकता है। उस औरत की परेशानी में कुछ हद तक कमी वाक़या हो गई, लेकिन इतनी कम उम्र में बच्ची के लिए दोबारा से बच्चे पैदा करना बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता था। मैंने कहा, आपको भी पता है आपकी सेहत कैसी है, एक तो कम उम्र लड़की है, दूसरा कमज़ोर और मरियल है, आपको इसका ख्याल रखना होगा। मेरी बात सुनकर उसकी माँ ने कहा, जी मैं इसका बिल्कुल ख्याल रखूंगी, आप बस मुझे दवाइयाँ लिख कर दे दें, मगर मुझे बता दें कि मेरी बच्ची अब ठीक तो हो जाएगी। वो औरत मेरे क्लिनिक में बैठी रोने लगी। मैंने उससे कहा, बीबी मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और ना ही तुम माँ बेटी मुझे कुछ बताने को तैयार हो। मैंने तो हर तरह से कोशिश करके देख ली है और मैंने तो तुम्हारी बेटी से 1000 बार पूछा है, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं बताती। इस तरह मैंने दवाइयाँ देकर उस माँ बेटी को रुखसत कर दिया, लेकिन अभी मामले को थोड़े ही दिन गुजरे थे, तकरीबन 4-5 महीने का वाक़या होगा कि वो औरत अपनी बच्ची को लेकर मेरे क्लिनिक में दोबारा से आ गई। मुझे ये देखकर गुस्सा आ गया। मुझे लगा ये लोग जानबूझकर नाटक कर रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बार बार बच्ची प्रेग्नेंट हो जाए और उसकी माँ या बच्ची को पता ही ना हो। इस बार तो मैंने अल्ट्रासाउंड भी नहीं किया, बस दवाइयाँ लिख दी। मगर बच्ची की माँ बड़ी परेशान थी, उसके हाथ पांव कांप रहे थे। वो कहने लगी, डॉक्टर साहिबा मैं कहाँ जाऊंगी, अगर मेरी बच्ची के साथ दोबारा हो गया तो मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो कभी जिंदा नहीं रह सकूंगी। मैंने कहा, बीबी आज के ज़माने में इतना कोई बेवकूफ़ नहीं है जितना आप मुझे समझ रही हैं। जो कुछ आपकी बच्ची के साथ हो रहा है आप उस पर पर्दा डाल रही हैं, इसका मुजरम आपके घर में ही मौजूद है। या तो आपका वो दूसरी शादी वाला शौहर है, या इसका सौतेला बाप है, या तो कोई और मामला है जो आप माँ बेटी मुझे बता नहीं रही। इस बच्ची की माँ बोली, डॉक्टर साहिबा यकीन करें, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं अपनी बेटी को सिर्फ कुरान मजीद पढ़ने के लिए भेजती हूँ, उसके अलावा तो हर वक्त ये मेरी नज़रों के सामने ही रहती है। ये बातें हो ही रही थी कि मेरे क्लिनिक पर दस्तक हुई। लगभग उसी उम्र की एक और लड़की अपनी माँ के साथ अंदर आई। मुझे देखते ही वो कहने लगी, डॉक्टर साहिबा मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, लेकिन अकेले में करनी है। दोस्तों उस औरत के साथ भी तकरीबन 12 साल की बच्ची थी, वो भी परेशान खड़ी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने देख लिया
ایسے لگ رہا تھا کہ ان کا معاملہ بھی ویسے ہی ہے۔ میں نے پہلی والی عورت کو گھر بھیج دیا اور دوسری والی کے پاس آئی اور میں نے کہا بی بی آپ کی بچی کو کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہنے لگی ڈاکٹر صاحبہ کچھ دنوں سے میری بیٹی کے پیٹ میں بڑا درد تھا۔ میں نے پہلے تو زیادہ غور نہیں کیا لیکن اب درد بڑھتا ہی جا رہا ہے اور اب ایسا درد ہے جو شادی شدہ عورتوں کو ہوتا ہے۔ جب میں نے اس بچی کا پیٹ دیکھا تو میں سارا واقعہ سمجھ گئی۔ اس بچی کے ساتھ بھی پہلے والی بچی والا معاملہ پیش آیا تھا۔ میں نے اسے الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں بھیجا۔ الٹرا ساؤنڈ کی سکرین پر جب میں نے دیکھا تو میرے قدموں تلے تو زمین نکل گئی۔ اس بچی کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا تھا جو پہلی کے ساتھ ہوا تھا۔ میں نے اس کی ماں کو صاف صاف بتا دیا کہ تمہاری بچی امیز سے ہے۔ وہ تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور بولی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا آخر ہماری بیٹیوں کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ دوستوں مجھ سے تو برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے آخر پولیس سے رابطہ کیا اور میں نے انہیں بتایا کہ میرے کلینک پر ایسے 2 واقعہ پیش آ چکے ہیں جو نہایت قابل مذمت، گھناؤنے اور گندے ہیں اور تقریباً 12 سال کی بچیاں پیٹ سے ہو چکی ہیں۔ جب تھانے دار کو یہ ساری باتیں معلوم ہوئیں تو وہ تھانے دار بڑا شریف آدمی تھا، وہ بھی 3 بچیوں کا باپ تھا۔ میں نے اسے تحقیق کرنے کا کہا۔ دوستو اس تھانے دار نے میرے کہنے پر اس محلے میں تحقیق جاری کر دی۔ اس نے خفیہ کپڑوں میں اپنے چند سپاہیوں کو وہاں بھیج دیا۔ آخر کچھ دنوں کی تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ اس محلے کی مسجد کا جو امام تھا جس کا نام مولوی عثمان تھا وہ 1 نمبر کا گھناؤنا اور غلیظ آدمی تھا۔ وہ چھوٹے بچوں اور بچیوں کے ساتھ گندے کام کرتا تھا۔ وہ انہیں قرآن مجید کی تعلیم دینے کے بہانے ٹافیوں اور لڈوؤں میں نشیلی دعائیں ملا کر پلاتا تھا۔ بچوں کو بے ہوش کر کے ان کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا تھا، لیکن بچوں کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ آخر ان کے ساتھ یہ سب کیسے ہوا ہے۔ دوستو آخر ایک دن پولیس نے امام صاحب کے گھر پر دھاوا بول دیا اور امام صاحب کے گھر سے ہزاروں کی تعداد میں نشیلی دوائیں اور بہت سارا گندا مواد ملا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ وہ امام کے بیس میں ایک بھیڑیا تھا جو وہاں کی بچیوں کو نوچ رہا تھا۔ پولیس نے اسے عدالت میں پیش کیا تو عدالت نے اسے پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا۔ پیارے دوستو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں پر خصوصی طور پر نظر رکھیں اور غور کریں آپ جن لوگوں کے پاس اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں کیا وہ قابل اعتماد ہیں، کیونکہ آج کل کے دور میں آپ نہیں جان سکتے کہ جو لوگ دیکھنے میں نہایت شریف اور اچھے نظر آتے ہیں وہ اندر سے غلیظ اور بھیڑیے ہیں۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ایک سبق کے طور پر ظاہر ہوگی۔ پیارے دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔